नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस क्लास में हम लोग दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर 2020 के जीके जीएस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को अध्ययन करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, प्रतिदिन सुबह 7 बजे जुड़ना ना भूलें, और यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आप सभी को इस क्लास में जीके जीएस से संबंधित बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, तो प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे जुड़ना ना भूलें। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हमारा है, जल चक्र के दौरान पादपों का कौन सा भाग वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेता है। दोस्तों, ऑप्शन ए में अगर जड़ें या शाखाएं या पत्तियां या तना, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी सी हो जाएगा, थर्ड नंबर की पत्तियां जो हैं, पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। किसके द्वारा? पत्तियों के द्वारा होती है। पत्तियों में कुछ रंध्र जो पाए जाते हैं दोस्तों, उन रंध्रों के द्वारा जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अगर बात कर लेते हैं पत्ती को दोस्तों, जो है इसे हम पौधे का रसोई घर के नाम से भी जानते हैं। यदि पूछ लेता है कि पौधे का रसोई घर, पौधे का रसोई घर किसे कहते हैं, रसोई घर किसे कहते हैं, तो दोस्तों पत्ती को जो है पौधे का रसोई घर कहते हैं। जड़ें हैं दोस्तों, जड़ें जल खनिज लवणों का जो है अवशोषण करती हैं पृथ्वी से। जड़ें जो है जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। दोस्तों, तने में जो है दो प्रकार की हमारी वो पाई जाती हैं, जाइलम और फ्लोएम नामक दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। दोस्तों, जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है जल का अवशोषण करना। किसका? जल का अवशोषण करना। जल का अवशोषण करना, यानी पत्तियों तक जल को जो है नीचे तने के भाग से लेकर पत्ती तक जो है जल को पहुंचाना। जल को जो है अवशोषण करना है, जल को जो है पत्तियों के विभिन्न पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। दोस्तों, बात करते हैं फ्लोएम। तो दोस्तों यहाँ पर फ्लोएम की बात करते हैं। दोस्तों, फ्लोएम जो है ये भोजन का संचरण जो है पत्ती से पौधे के विभिन्न भागों तक करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि आरबीआई को विदेशी मुद्रा विनिमय द्वारा कर नियंत्रण हेतु वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1947। आरबीआई को जो है विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 द्वारा मुद्रा विनिमय नियंत्रण हेतु वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया हुआ कर रहा है कि 1963 में दोस्तों सीबीआई की स्थापना हुई थी। किसकी? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की स्थापना कब हुई थी हमारी? 1963 ईस्वी में जो है 1963 ईस्वी में सीबीआई की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1963 ईस्वी में। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 1923 दिया है दोस्तों। 1923 ईस्वी में जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। किसका? स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। 1923 ईस्वी में जो है स्वराज पार्टी का गठन किया। किसका? दोस्तों 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? इसमें जो है मोतीलाल नेहरू। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा किया गया था। किसका? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। ये जो दो लोगों के द्वारा जो है किसकी स्थापना की गई? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा जो है की गई थी। दोस्तों, ये जो है हमने बताया आपको सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, दोस्तों ये किस मंत्रालय के अधीन होता है? ये दोस्तों गृह मंत्रालय के अधीन होती है। किसके? गृह मंत्रालय के जो है अधीन होती है। गृह मंत्रालय के अधीन हमारी जो है सीबीआई होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि सितंबर 2020 तक स्थिति के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृति कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 जो है। कितना? जो 34 जो है स्वीकृति थी 2020 के समय। बात कर लेते हैं दोस्तों वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? दोस्तों वर्तमान में जो है डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में देकर भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये हमारा एकदम गलत है। और कह रहा भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी हमारा गलत है। और यह कह रहा भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, फोर्थ जगह भारत का उपराष्ट्रपति हो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। जो है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ये हमारा किस आर्टिकल में लिखा हुआ है दोस्तों, ये हमारा आर्टिकल जो है अनुच्छेद 64 में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति है जो ये जो है क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है या अध्यक्ष होता है। जो है उपराष्ट्रपति पूछ लेता है एग्जाम में, यदि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये आर्टिकल किस आर्टिकल में बात की गई है, तो ये दोस्तों आर्टिकल हमारे 64 में बात की गई है कि ये उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। दोस्तों हमारे भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा जो है हमारे आर्टिकल 63 में अनुच्छेद 63 में ऐसी बात कही है कि भारत का जो है एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 में ऐसी बात कही गई है। दोस्तों जो है उपराष्ट्रपति की शपथ की बात करते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति की शपथ जो है आर्टिकल 69 में, आर्टिकल 69 के तहत जो है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया गया महान्यायवादी। महान्यायवादी दोस्तों ये हमारा किस आर्टिकल में दिया गया दोस्तों, महान्यायवादी आर्टिकल नंबर 76। आर्टिकल नंबर 76 में जो है अनुच्छेद नंबर 76 में महान्यायवादी जो है भारत का सबसे बड़ा वकील कौन होगा, भारत का सबसे बड़ा वकील पूछ लेता है कभी के एग्जाम में, भारत का सबसे बड़ा वकील, भारत का सबसे बड़ा वकील कौन होता है दोस्तों, ये हमारा कौन होता है, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होता है दोस्तों, ये हमारा होता है महान्यायवादी होता है। कौन होता है, महान्यायवादी होता है। दोस्तों ये सभाओं में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन ये किसी इसमें ये वोटिंग किसी भी सभा में वोटिंग नहीं कर सकता है। बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोस्तों ये हमारा आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है भारत के राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्तियाँ होंगी। किसके पास, आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की शक्तियाँ होंगी। कार्यपालिका की शक्तियाँ जो है, कार्यपालिका की शक्तियाँ जो है किसके पास होंगी, ये हमारे राष्ट्रपति जी के पास होंगी। दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, ये आर्टिकल हमारे 54 में लिखा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। और आर्टिकल 55 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो है प्रणाली कैसी होगी। दोस्तों कभी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति जो है इसकी निर्वाचन की पद्धति कैसी होती है। दोस्तों इसकी पद्धति राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कैसी होती है, ये हमारी एकल संक्रमणीय कैसी होती है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति दोस्तों राष्ट्रपति की जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति राष्ट्रपति के चुनाव में होती है। बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ। राष्ट्रपति को दोस्तों शपथ किस आर्टिकल के अंतर्गत दिलाई जाती है दोस्तों, राष्ट्रपति को शपथ जो है ये हमारे आर्टिकल 60 के तहत जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति जो है इस पर अध्यादेश कब जारी, आर्टिकल में जारी किया सर दोस्तों, आर्टिकल नंबर हमारा कितना 21 के अंतर्गत 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है। और बात करते हैं राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियाँ, तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 72 में जो क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के पास जो है क्षमादान की शक्तियाँ। दोस्तों ये मृत्यु दंड को भी राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। बात करते हैं दोस्तों हमारी ये आर्टिकल 60 में शपथ है, आर्टिकल 61 में हमारा क्या महाभियोग है, आर्टिकल 61 में हमारा महाभियोग है। और आर्टिकल 72 में क्या दिया हमारा क्षमादान की शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास निहित होती हैं। ये था हमारा दोस्तों राष्ट्रपति, आप सभी को बताया महान्यायवादी और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। आशा करता हूँ आप सभी को ये आर्टिकल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल 75 की बात करें दोस्तों, आर्टिकल 75 में जो है मंत्रिपरिषद का गठन जो है आर्टिकल 74 में लिखा है कि मंत्रिपरिषद का गठन जो है राष्ट्रपति करेगा। और आर्टिकल 75 के अंतर्गत जो है 75(3) के अंतर्गत लिखा है कि जो है प्रधानमंत्री जो है ये जो है लोकसभा के प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। आर्टिकल ऐसा हमारा 75(3) में लिखा हुआ है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया कर है कि आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कितनी बीमा कवर की राशि उपलब्ध है। आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में प्रधानमंत्री बीमा योजना PMSBI योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कितनी बीमा कवर राशि उपलब्ध है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, 2 लाख रुपया। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देकर भारत में वस्तु एवं सेवा कर
भारत में जो है वस्तु एवं सेवा कर किस तिथि को लागू हुआ था? दोस्तों भारत में वस्तु एवं सेवा कर हमारा 1 जुलाई 2007 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2007 को जीएसटी लागू हुआ था। पूछ लेता है कि जीएसटी का, कभी कोई एग्जाम में पूछा गया जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों जीएसटी का फुल फॉर्म होता है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, सर्विस टैक्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है जीएसटी का फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों ये जीएसटी जो है ये लागू कब हुई? दोस्तों ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुई। किस राज्य से? सर्वप्रथम दोस्तों ये असम में लागू हुई। कहाँ लागू हुई? जीएसटी सर्वप्रथम दोस्तों असम से लागू हुई। कहाँ से लागू हुई? जीएसटी सर्वप्रथम असम से लागू हुई। बात कर लेता है जीएसटी दोस्तों, ये हमारे किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 246 में। आर्टिकल 246 में लिखा हुआ है कि जो है जीएसटी का उल्लेख आर्टिकल 246 में लिखा हुआ है। और ये पूछ लेता है जीएसटी किस सूची का विषय है? तो जो जीएसटी जो है ये हमारा समवर्ती सूची का विषय है। किसका? समवर्ती सूची का विषय है। दोस्तों इस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने के अधिकार हैं। जिस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने के अधिकार होते हैं दोस्तों समवर्ती सूची कहलाती है। बात करते हैं दोस्तों समवर्ती सूची में जो है सबसे ज़्यादा चलती किसकी है? तो इसमें जो है केंद्र की चलती है, राज्य की कम चलती है। अगर राज्य चाहे, केंद्र चाहे तो समवर्ती सूची में सुधार कर सकता है, कोई भी सुधार कर सकता है, लेकिन ऐसी शक्ति जो है राज्य के पास नहीं होती है। तो जीएसटी के बारे में आप सभी को जैसा कि बताया। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया गया है कि सिखों के वे निम्नलिखित में से कौन गुरु थे जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुरु अंगद जी ने जो है गुरुमुखी लिपि की जो है खोज की, यानी विकसित की। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की चोटी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जो है हिमालय की चोटी नहीं है? ऑप्शन ए में देकर माउंट कोयोब, ये ही हमारी हिमालय की चोटी नहीं। कंचनजंगा भी हमारी है, मकालू, धौलागिरी, ये तीनों जो है हमारी भारत की हिमालय की जो है चोटियाँ, किसकी? हिमालय की चोटियाँ हैं। बात करते हैं कंचनजंगा। दोस्तों ये जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमारी कंचनजंगा। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये हमारी कौन सी है? ये हमारी कंचनजंगा है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हमारी? ये हमारी कंचनजंगा है। और बात करते हैं भारत में, कल भी हमने आप सभी को बताया था कि भारत की पूछ लेता तो हम कंचनजंगा बताएंगे, और यदि पूछ लेता है भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों भारत में सबसे ऊंची चोटी ये कौन सी है? ये हमारी माउंट केटू है। कौन सी? माउंट केटू। कौन सी है? माउंट केटू जो है, जिसे गार्ड ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं हम। दोस्तों ये भारत में सबसे ऊंची चोटी है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा? माउंट कोयोब जो हिमालय की चोटी नहीं है। बात करते हैं दोस्तों हिमालय को जो है हम नेपाल में किस नाम से जानते हैं दोस्तों? हिमालय को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों इसकी बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई दोस्तों 8,848 मीटर है। कितनी? 8,848 मीटर। कहीं आप सभी को 8,850 मीटर भी देखने को मिलेगा। दोस्तों ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। बात करते हैं माउंट एवरेस्ट को दोस्तों नेपाल में किस नाम से जानते हैं? दोस्तों नेपाल में सागर माथा के नाम से भी हम जानते हैं। सागर माथा के नाम से भी हम नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को जानते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट हो जाएगा माउंट कोयोब। अगला प्रश्न हमारा दिया कर है कि तुलुनी महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तुलुनी महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। कहाँ हो जाएगा? नागालैंड में हो जाएगा। तुलुनी महोत्सव कहाँ किया जाता है? नागालैंड में किया जाता है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ कर रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस गायक महिला को पहली बार प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को जो है पहली बार भारत रत्न कब दिया गया था दोस्तों? ये हमारा 1958 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में जो है 1998 ईस्वी में सुब्बुलक्ष्मी को जो है पहला भारत रत्न, पहली जो गायिका थी जिन्हें जो है ये हमारा भारत रत्न सम्मानित किया गया था। बात करते हैं दोस्तों लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को जो है कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों सन 2007 में। कब? सन 2001 में। सन 2001 में जो है लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत का दोस्तों सर्वप्रथम सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? दोस्तों भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न है। दोस्तों इसकी शुरुआत कब की गई? दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत ही हमारी 1954 ईस्वी को की गई। कब की गई? 1954 ईस्वी को 3 लोगों को दिया गया था, जिनमें से हमारे कौन को? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर सीवी रमन और एक लोग थे। तीन लोगों को जो है 1954 ईस्वी में जो है हमारा कौन सा पुरस्कार दिया गया? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा दिया गया? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और यदि पूछ लेता, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वो कौन थे दोस्तों? वो हम कौन थे? वो हमारे थे सचिन तेंदुलकर जी। कौन थे? सचिन तेंदुलकर जी जो हैं तेंदुलकर जी है जो है इन्हें सन 2014 में, कब? सन 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सचिन तेंदुलकर जी को जो है सन 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट। सुब्बुलक्ष्मी को 1998 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया करा कि जो है ऊर्जा का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? ऊर्जा का एसआई मात्रक कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए में दिया करा न्यूटन या किलोवाट या जूल या अश्वशक्ति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हमारा? जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। बात करते हैं न्यूटन। दोस्तों न्यूटन किसका मात्रक? दोस्तों ये बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। बात करते हैं किलोवाट। दोस्तों ये वाट का मात्रक क्या है? किलोवाट है। जो अश्वशक्ति की बात करते हैं दोस्तों, एक अश्वशक्ति बराबर होते हैं हमारे 746 वाट। 746 वाट जो है एक अश्वशक्ति बराबर कितनी है? 746 वाट होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? जूल जो है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। और बल का मात्रक होता है न्यूटन। एक अश्वशक्ति बराबर कितनी होती है? 246 वाट होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों को 10% आरक्षण निम्नलिखित में से किस पारिवारिक आय वाले सामान्य व्यक्तियों को देने का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों जिनकी जो है पारिवारिक आय 8 लाख तक सीमित है दोस्तों, उनको जो है इस ईडब्ल्यूएस में 10% का आरक्षण मिल सकता है। जिनकी जो है इनकम जो है 8 लाख से जो है कम है। 8 लाख से अधिक होगी तो आप सभी को जो है ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। दोस्तों जो है ये हमारे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए ये हमारा हुआ था 103वां संविधान संशोधन। कौन सा हुआ था? 103वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये 2019 में हुआ था। कब हुआ था? ये हमारा 2019 में हुआ था। इसमें जो है ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने के लिए बात कही गई थी। ये हमारा किस आर्टिकल में जोड़ा गया दोस्तों? आर्टिकल हमारा ये आर्टिकल 16(6) के अंतर्गत जोड़ा गया है कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की व्यवस्था की जाए। दोस्तों आर्टिकल 16(6) के अंतर्गत लिखा गया है। दोस्तों ये हमारा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था? 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के द्वारा ईडब्ल्यूएस को 10% जो है आरक्षण दिया गया था। दोस्तों 8 लाख तक यदि आपकी इनकम है तो आप सभी को इसका लाभ मिल सकता है, अन्यथा इसका लाभ आप सभी को नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न हमारा दिया करा कि जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में दिया करा दादा भाई नौरोजी या जेबी कृपलानी या मदन मोहन मालवीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा हमारा मदन मोहन मालवीय जी ने जो है बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना, किसकी? बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कब की गई थी? विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई दोस्तों? ये हमारा 1916 ईस्वी में जो है बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना बात करते हैं दोस्तों, भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन था दोस्तों? ये हमारा बनारस विश्वविद्यालय जो भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? ये हमारा कौन सा है?
ये बनारस विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। मदन मोहन मालवीय जी ने जो है 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि ओवरड्राफ्ट सेविंग इंडियन सेवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में देख कर है कि R.C. भार्गव या दलाई लामा या उर्जित पटेल या C.A.B. पट्टाभी राम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड हमारा, उर्जित पटेल जी के द्वारा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक लिखी गई है। दोस्तों इससे आप सभी को क्या पता चलता है दोस्तों, हमारे एग्जाम में 50 क्वेश्चनों में से एक तो बुक आनी निश्चित है। एक बुक तो आनी निश्चित है कि कल हम एक बुक जो है जरूर आएगी, कल भी हमने देखा था कि कल हमारे प्रैक्टिस सेट में भी एक पुस्तक आई थी और हमने कई सारे पुस्तक आप सभी को बताई थी। तो दोस्तों हम पुस्तकों की ओर विशेष हमें ध्यान रखना है। और ये हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इससे हमें एक चीज़ का पता लगता है कि हमारे एग्जाम में किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं और किस तरह से प्रश्नों की बनने की संभावना है, उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी करते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देकर निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों की सर्वाधिक संख्या है। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या दोस्तों कितनी है, दोस्तों वर्तमान में 403 जो है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 403 है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा किसकी, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा की बात करते हैं। विधानसभा बात कर लेते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की दोस्तों ये हमारी कितनी है, विधानसभा की हमारी 403 सीटें हैं। कितनी है, 403 सीटें हैं। और विधान परिषद की किसकी, विधान परिषद की दोस्तों ये हमारी कितनी सीटें हैं, ये हमारी 100 सीटें विधान परिषद की हैं। बात करते हैं लोकसभा की। दोस्तों लोकसभा की सीटें हमारी कितनी हैं, दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। और बात करते हैं राज्यसभा, तो दोस्तों राज्यसभा की सीटें हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी हैं, टोटल 31 सीटें हैं। दोस्तों बात करते हैं चाहे विधानसभा की बात करो या विधानसभा की बात करो तो हमारी सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में। विधान परिषद की बात करो दोस्तों सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में। लोकसभा की बात करो, लोकसभा में सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में। और राज्यसभा की बात करो दोस्तों, राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा, विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा तीनों की सीटें उत्तर प्रदेश में चारों की सबसे अधिक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कपड़े पर हस्त चित्रकारी पारंपरिक कला कलमकारी की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश में जो है कपड़े पर हस्तकारी जो है चित्रकारी परंपरा कला कलमकारी की शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि ब्लूमबर्ग किसकी, ब्लूमबर्ग जो है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स BBI के आंकड़ों के अनुसार अल्फाबेट के सह संस्थापक लेरी पेज को छोड़ते हुए 10 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में कौन दुनिया के सबसे छठे धनवान व्यक्ति बन गए हैं। तो दोस्तों ये हमारी छठे मुकेश अंबानी उस समय बन गए थे, वर्तमान में तो ये नहीं है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखकर महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को निम्नलिखित में से किस स्थान से नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था। दोस्तों गांधी जी ने जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था, ये हमारी साबरमती से शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू किया गया था, साबरमती से शुरू किया था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किया गया था और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक ये चला था। कब तक चला था, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है ये चला था। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर साबरमती की बात कर ले तो इसमें जो है नमक सत्याग्रह आप सभी को बताया ना, नमक सत्याग्रह एक साबरमती से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था, साबरमती से शुरू हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन में हमारा ए दिया है चंपारण। दोस्तों ऑप्शन ए में देखकर चंपारण, दोस्तों चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ, ये हमारा 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ, ये हमारा महात्मा गांधी जी के द्वारा 1917 ईस्वी में जो चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया। हम बात करते हैं शांति निकेतन। दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना हमारी 1921 ईस्वी में किसकी, 1921 ईस्वी में जो है रविंद्रनाथ टैगोर किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा
टैगोर जी के द्वारा जो है टैगोर जी के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई। शांति निकेतन की स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सेवाग्राम। तो दोस्तों सेवाग्राम की स्थापना ये हमारी 1936 में, कब? 1936 में सेवाग्राम की स्थापना वर्धा में की गई थी। कहाँ की गई थी? वर्धा में सेवाग्राम की स्थापना की गई थी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को यहाँ बताया कि साबरमती जो है, साबरमती से जो है ये हमारे 12 मार्च 1930 को साबरमती से हमारी दांडी तक, ये जो है दांडी यात्रा के नाम से भी हम जानते हैं या नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। साबरमती से दांडी तक ये जो है 12 मार्च 1930 को ये हमारी चली थी। और चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, और शांति निकेतन की स्थापना 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा? ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। सेवाग्राम की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा 1936 में की गई थी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए होने वाली हैं। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर जली भरत एकीफर क्या होता है? जली भरत एकीफर क्या होता है दोस्तों? ये हमारा जल के स्तर के नीचे संतृप्त परिक्षेत्र होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4th। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिक्किम। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा सिक्किम जो है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? ये हमारी सिक्किम में है। बात करते हैं गोवा की। दोस्तों यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में दिया गोवा। दोस्तों गोवा की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा? सबसे छोटा राज्य कौन सा है? छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? सबसे छोटा राज्य हमारा कौन सा है? सबसे छोटा राज्य ये हमारा गोवा है। कौन सा है? गोवा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिक्किम। और यहाँ पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर गोवा में जो है दूध सागर वाटरफॉल। कौन सा है? दूध सागर वाटरफॉल जो है दूध सागर वाटरफॉल जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध दूध सागर वाटरफॉल कहाँ स्थित है? सागर वाटरफॉल कहाँ स्थित है? ये हमारा गोवा में ही स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन 3rd में देगा नागालैंड, यहाँ पर ऑप्शन 4th में देगा अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है दोस्तों? सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है दोस्तों? सबसे कम जनसंख्या घनत्व ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। दोस्तों बात करते हैं सबसे कम की, तो कहाँ है हमारा सबसे कम जनसंख्या घनत्व? हमारा कहाँ है? ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं दोस्तों, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है दोस्तों? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व ये हमारा बिहार में है। कहाँ है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? ये हमारा बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। बात करते हैं यहाँ पर आप सभी को बताया कि जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य कौन सा? सिक्किम है। और सबसे बड़ा राज्य पूछ लेता है जनसंख्या के मामले, तो दोस्तों ये हमारा उत्तर प्रदेश टॉप स्थान पर है जनगणना 2011 के अनुसार। और वर्तमान भी सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ही है। यहाँ पर गोवा, जैसा कि बताया आप सभी को, गोवा सबसे छोटा राज्य है। तो दोस्तों सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? ये हमारा राजस्थान है। जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये हमारा राजस्थान है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा किसके क्षेत्र उसके मामले में जो है जनसंख्या घनत्व के मामले में अरुणाचल प्रदेश सबसे कम है। और सबसे अधिक कौन सा है? ये हमारा बिहार है। कौन सा है? सबसे अधिक जो है कहाँ है जनसंख्या घनत्व? ये हमारा बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। एक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट नृत्य है जो है सिग्मो फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाता है? सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देख रहा IPL कह रहा इंडियन प्रीमियम लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के आरंभिक संस्करण सीजन की विजेता टीम कौन सी बनी थी? ऑप्शन ए में दिया करा कि राजस्थान रॉयल्स, या मुंबई इंडियंस, या जो चेन्नई सुपर किंग्स, या दिल्ली डेयरडेविल्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा राजस्थान रॉयल्स जो है IPL क्रिकेट टूर्नामेंट के आरंभिक संस्करण सीजन जीतने वाला कौन था? ये हमारा IPL कौन थी? राजस्थान रॉयल्स थी। दोस्तों बात करते हैं IPL की स्थापना दोस्तों यहाँ सन 2007 में हुई थी। दोस्तों IPL का पहला मैच ही हमारा सन 2008 में हुआ था। कब हुआ था? सन 2008 में जो है IPL का पहला मैच हुआ था।
वर्तमान में दोस्तों सन 2023 में आईपीएल की विजेता टीम कौन है दोस्तों? ये हमारी वर्तमान में जो है चेन्नई सुपर किंग्स, वर्तमान में जो है चेन्नई सुपर किंग्स जो है चेन्नई सीएसके के नाम से जिसको हम जानते हैं सीएसके, इसकी जो है वर्तमान विजेता टीम कौन सी है 2023 की? हमारी सीएसके। और उप विजेता टीम कौन सी है? हमारी गुजरात टाइटंस जो है वर्तमान में उप विजेता टीम आईपीएल की है। तो दोस्तों जैसा कि बताया आईपीएल का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, इंडियन प्रीमियम लीग दोस्तों आईपीएल का फुल फॉर्म है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया किस देश के साथ भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? किस देश की सीमा भारत की सीमा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक लगती है? दोस्तों यहाँ ऑप्शन में देकर भूटान या म्यांमार या बांग्लादेश या पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बांग्लादेश के साथ जो है सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। दोस्तों ये हमारे भूटान और म्यांमार और पाकिस्तान, ये दोस्तों उत्तर भारत के जो है तीनों पड़ोसी देश हैं। भारत के तीनों पड़ोसी देश भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश तीनों पड़ोसी देश हैं। बात करते हैं दोस्तों बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक लगती है। दोस्तों इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर रख सकते हैं कि जो है किसकी सीमा सबसे अधिक लगती है और किन किन की सीमा सबसे ज़्यादा भारत से साझा करती है। ये ट्रिक हमारी कौन सी है? बचपन में किसमें? बचपन में एमबीए किया बचपन में एमबीए किया। बाद से हो गया हमारा कौन सा? बांग्लादेश सबसे अधिक सीमा, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर म्यांमार, फिर यहाँ पर हो गया हमारा बचपन, यहाँ पर ना होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था ना, कौन सा होना चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए था ना, बचपन में दोस्तों बचपन में ना से हो गया नेपाल, माँ से म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इनकी सीमा जो है भारत से लगती है। यह सभी आपसे को बताया। अफगानिस्तान की सीमा भारत से सबसे कम लगती है। यहाँ पर बताया बांग्लादेश की सर्वाधिक, उससे कम चाइना, उससे कम पाकिस्तान, उससे कम नेपाल, उससे कम म्यांमार, उससे कम भूटान और उससे कम अफगानिस्तान की सीमाएं जो है लगती हैं। ये ट्रिक के माध्यम से आप सभी लोग बता सकते हैं कि जो है भारत की सीमा किन किन जो है देशों के साथ साझा करती है। और यदि पूछता है कभी कि एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वाधिक जो है सीमा किस राज्य से साझा करती है? सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य से साझा करती है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जलीय सीमा की बात करते हैं दोस्तों, हमारी गुजरात से सर्वाधिक जलीय सीमा साझा करती है। किससे? गुजरात से सर्वाधिक जलीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे साझा करती है? हमारी गुजरात से साझा करती है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया कर है कि यहाँ पर दिया कर है कि मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा स्वराज पार्टी की सह संस्थापक निम्नलिखित में कौन थे? जैसा कि आप सभी को अभी बताया था कि हमने मोतीलाल नेहरू और जो है चित्तरंजन दास जी के द्वारा 1923 ईस्वी में, कब? 1923 ईस्वी में जो है स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों बात करते हैं रास बिहारी घोष। तो रास बिहारी घोष जो है इन्होंने 1907 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन की स्थापना, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये हमारी रास बिहारी घोष जी ने की थी। किसकी? रास बिहारी घोष जी ने जो है इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर अंबिका चरण मजबूरदार जी की बात करें दोस्तों, इन्होंने लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था। 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कौन सा? लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों ये हमारे अंबिका चरण मजबूरदार जी के द्वारा की गई थी। इसमें जो है कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल दो भागों में विभाजित था। कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल में जो है कांग्रेस जो है दो भागों में विभाजित था। ये हमारा 1907 ईस्वी में कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल दो दलों में 1907 ईस्वी में जो है रास बिहारी घोष जो है इस समय हमारे कौन थे? वहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। रास बिहारी घोष के समय जो है यहाँ पर एग्जाम में कई बार रास बिहारी घोष और बोस दोनों दे रखे हैं। दोस्तों याद रखना कि रास बिहारी घोष है, बोस नहीं है। तो दोस्तों 1907 ईस्वी में कि हमारा हुआ था कांग्रेस नरम दल और गरम दल दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। और 1916 ईस्वी में अंबिका चरण मजबूरदार जी की अध्यक्षता में नरम दल और गरम दल का एकीकरण कर दिया गया था। और बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखकर राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाना निर्धारित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्मिंघम में जो है राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किया जाना निर्धारित था।
अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि 9 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किस देश के AP-6D दूरसंचार उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चीन के द्वारा इसका सफल प्रक्षेपण किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। NRCAF निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ये हमारा कहाँ स्थित है, ये हमारी झांसी में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर मेघालय की राजधानी कहाँ है। मेघालय की राजधानी कहाँ है। दोस्तों मेघालय की राजधानी वह शिलांग है। और बात करते हैं रायपुर। दोस्तों ये छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, ये हमारी रायपुर। और झारखंड की राजधानी हमारी क्या है, झारखंड की राजधानी हमारी क्या है, झारखंड की राजधानी हमारी क्या है, ये हमारी रांची है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोलकाता हाई कोर्ट जो है ये भारत का सबसे प्राचीनतम उच्च न्यायालय है। कौन सा है, ये हमारा कोलकाता हाई कोर्ट। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी। इसकी स्थापना दोस्तों 1862 ईस्वी में कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1862 ईस्वी में जो है कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। दोस्तों बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना। दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना ये हमारे 1866 ईस्वी में 1866 ईस्वी में जो है इलाहाबाद कोर्ट की स्थापना 1966 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों होने वाले हैं क्वेश्चन हमारे लिए। जो है भारत का सबसे प्राचीनतम जो है उच्च न्यायालय कौन सा है, ये हमारा कौन सा है, कोलकाता हाई कोर्ट। उसके बाद हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर भारत की शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण का संबंध निम्नलिखित में से किस शैली से है। भारतीय की प्रख्यात नृत्यांगना जो है शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कथक से है। किसका संबंध किससे है, इसका संबंध हमारा किससे, कथक से है। दोस्तों कथक जो हमारा कहाँ पर कहाँ जो है कि हमारा नृत्य है, कथक नृत्य कहाँ से संबंधित है। दोस्तों ये हमारा उत्तर प्रदेश से संबंधित, कहाँ से, उत्तर प्रदेश। और उत्तर भारत में आप कर सकते हो, उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में जो है ये कथक नृत्य किया जाता है। इसे हम कथक भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों पंडित बिरजू महाराज जो है कथक के प्रमुख कलाकार हुए हैं, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। कथक के प्रमुख कलाकार कौन थे, हमारे बिरजू महाराज जी थे। बात करते हैं दोस्तों कथकली नृत्य, ये कहाँ का फेमस है। कथकली नृत्य ये हमारा केरल का फेमस है। कहाँ का है, केरल का नृत्य कौन सा फेमस है, कथकली नृत्य हमारा केरल का फेमस है। बात करते हैं कथक, तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपसे को बता चुके हैं। भरतनाट्यम की बात करते हैं दोस्तों, तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का कौन सा नृत्य है, ये हमारा तमिलनाडु का भरतनाट्यम नृत्य है। और कुचिपुड़ी दोस्तों ये कहाँ का है, हमारे आंध्र प्रदेश का नृत्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश का कौन सा नृत्य है, ये हमारा आंध्र प्रदेश का नृत्य, हमारा आंध्र प्रदेश का नृत्य कौन सा है, ये हमारा कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, आंध्र प्रदेश। कथकली केरल का हो गया, और कथक उत्तर प्रदेश का हो गया, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया, और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का नृत्य हो गया। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि 1897 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारियों वाल्टियर चार्ल्स रेंड्स और चार्ल्स आयस्टर की हत्या के आरोप में निम्नलिखित में से किन्हें फांसी दी गई थी। दोस्तों एक प्रश्न ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए मिला, चापेकर बंधु को जो है इस समय फांसी दी गई थी। दोस्तों बात करते हैं भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव, इन तीन लोगों को फांसी क्यों दी गई थी। दोस्तों ये जो है इन्होंने जो है सेंट्रल असेंबली, कहाँ पर, सेंट्रल असेंबली में जो है बम फेंका था। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के मामले में, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के मामले में जो है इनको जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को ये फांसी की सज़ा कब सुनाई गई थी। दोस्तों 23 मार्च 1931 ईस्वी को। कब, 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। दोस्तों 23 मार्च को ही क्यों। दोस्तों इनकी डेट जो है, फांसी की डेट कब थी, फांसी की डेट इनकी थी 24 मार्च, फांसी की डेट 24 मार्च थी। लेकिन इनको जो है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को चाहने वाले, इनके जो है लोगों के हृदय में, युवाओं के दिल में बसने वाले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी 23 मार्च को इसलिए दे दी गई थी, नहीं तो इनको जो है 24 मार्च तक लगभग लोग छुड़ा ले जाने की संभावना थी। दोस्तों इतना जज्बा था अपने देश के लिए कुछ करने के लिए। दोस्तों ये हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए। दोस्तों सलाम है इन वीरों को, जिन वीरों ने
अपने लहू से हमें आज़ादी दिलाई है। दोस्तों इन वीरों को हमें कभी भूलना नहीं है। इन वीरों के अंतर्गत इनके अंदर वो आज़ादी की ललक थी जो आज भी हमारे सभी के हृदयों में इनके प्रति प्रेम का भाव हर समय रहना चाहिए। कभी भी हमें इनके उपकारों को भूलना नहीं चाहिए। बात करते हैं दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। दोस्तों ये मतलब काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुई थी। काकोरी ट्रेन डकैती हमारी कब हुई थी? ये हमारी हुई थी 1925 में। कब हुई थी? ये हमारे अगस्त 1925 में हुई थी। अगस्त 1925 में थी। काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से इसको जानते थे, लेकिन दोस्तों अब योगी सरकार जी ने जो है इसका नाम बदल कर, माननीय योगी जी ने इसका नाम बदल करके काकोरी एक्शन कर दिया। क्या कर दिया गया? काकोरी एक्शन। काकोरी कांड का नाम क्या बदल करके दिया गया? काकोरी एक्शन जो है काकोरी कांड का नाम बदल कर नया कर दिया गया है। दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह का दोस्तों यहाँ पर जो इन्होंने जो है काकोरी ट्रेन डकैती में जो है इन लोगों ने क्या किया था? अंग्रेज़ों के जो है बारूद गोले सब लूट लिए थे। दोस्तों इस मामले में इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। और बात करते हैं मंगल पांडे। दोस्तों मंगल पांडे जो है ये 1857 की क्रांति, कब की? 1857 की क्रांति हुई थी। ये कहाँ से शुरू हुई थी दोस्तों? ये मेरठ उत्तर प्रदेश से 1857 की क्रांति मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। दोस्तों मंगल पांडे जी जो थे इनको फांसी की सज़ा क्यों दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी की सज़ा क्यों दी गई थी? दोस्तों अंग्रेज़ जो थे अंग्रेज़ों ने जो है अपने हम जो है मंगल पांडे हैं हिंदू थे और मुस्लिम, इन लोगों के सबसे पूजनीय हमारी हिंदू में होती है हमारी गाय माता, और मुस्लिम में इसी प्रकार जो है सूअर होता है। इसी प्रकार सूअर होता है। दोस्तों अंग्रेज़ों ने क्या किया? उन्होंने जो है हमारी बंदूक थी, बंदूक के अंतर्गत जो हमारी गोली पड़ती थी दोस्तों, इस गोली में जो है अंग्रेज़ों ने गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब हम लोग बंदूक को चलाते थे उसकी जो है छिक्कल जो बचता था उसको हम दांत से खींचना पड़ता था। दोस्तों गाय और सूअर की चर्बी का जो है इन्होंने इस्तेमाल किया दोस्तों, इसलिए जो है 1857 की क्रांति यहीं से शुरू हुई। इसमें मंगल पांडे जी ने जो है इसका विरोध किया, तो उसका जो गवर्नर था, मालिक था, उसने जो है इनको डांटा, लेकिन मंगल पांडे को जो है ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। मंगल पांडे ने तुरंत उसको शूट कर दिया, तुरंत उसे गोली से उड़ा दिया। उसी के मामले में मंगल पांडे जी को फांसी की सज़ा सुना दी गई। ये थी मंगल पांडे जी की कहानी। दोस्तों एक बंदूक जो थी, इसमें कौन सी बंदूक, कभी कभी एग्जाम में कई बार पूछा गया कौन सी बंदूक थी। ये हमारी रॉयल एनफील्ड नामक बंदूक थी। रॉयल एनफील्ड, कौन सी? रॉयल एनफील्ड नामक बंदूक थी। एनफील्ड नामक बंदूक थी जो है जिसमें गाय एवं सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाने लगा था। इसी कारण जो है सिपाहियों में असंतोष हो गया और इसी कारण जो है ये विद्रोह 1857 की क्रांति हुई। इसको जो है सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। किसके? सिपाही विद्रोह के नाम से भी हम इस घटना को जानते हैं। इस क्रांति को हम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न है लोक चित्र में पट्ट शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कौन सी? निम्नलिखित में पट्ट शैली निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित? ये हमारी कहाँ से? ओडिशा से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जायद की फसल है? कौन सी एक जायद की फसल है जायद ऋतु में उगाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तरबूज है, खीरा है, क्या है? तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, ये सब जो है जायद की फसलें हैं। तरबूज, ककड़ी, खीरा सारी जायद की फसलें हैं। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर चावल की फसलें। दोस्तों चावल की फसलें को हम क्या कहते हैं? खरीफ की फसल। क्या कहते हैं? खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? चावल हो गई, यानी कि मतलब धान की फसल हो गई, और इसी समय हमारा क्या हो जाता है? इसमें मक्का भी बोया जाता है। ये हमारी खरीफ की फसलें हुई। और बात करते हैं दोस्तों गेहूँ को हम कौन से फसलें के नाम से जानते हैं? गेहूँ की जो है फसलें हमारी रबी की फसल कहते हैं। किसे? रबी की फसल। दोस्तों इस समय गेहूँ है, इस समय गेहूँ
गेहूँ है, जौ है, गेहूँ, जौ, आलू, आलू, राई, सरसों, सरसों आदि जो है फसलें रबी की फसलों में उगाई जाती हैं। चना हो गया हमारा, चना हो गया, मसूर हो गया, ये सब हमारी कौन सी फसलें हैं? ये सब हमारी रबी की फसलें हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, तरबूज जो है जायद की फसल है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 में महिलाओं का खिताब निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने जीता? दोस्तों ये हमारा ये इससे भी पता चलता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों 2020 में सोफिया केनिन ने इसका खिताब जीता था। यदि पूछ लेता है कि सन 2023 में किसने जीता, सन 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये हमारी अरीना, किसने? अरीना साबालेंका, अरीना साबालेंका जी ने जो है साबालेंका जी ने जो 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब अरीना साबालेंका ने जीता। दोस्तों पुरुष वर्ग की बात करते हैं। दोस्तों पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविक ने जो है पुरुष वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब नोवाक जोकोविक जी ने जीता। किसे? नोवाक जोकोविक जी ने जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के दक्षिणी भाग से संबंधित नहीं है? कौन सा राज्य भारत के दक्षिणी भाग से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौहान वंशनी चाहमान राजवंश जो है ये भारत के दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों अलग अलग भागों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न अगर निम्नलिखित में से 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किसके निर्यात से सर्वाधिक जो है मूल्य प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शोधित पेट्रोल से जो है ये सर्वाधिक मूल्य प्राप्त होता था। अगला प्रश्न हमारा दिया करें कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही नामक नई धर्म शैली स्थापित की? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने जो है दीन ए इलाही नामक जो है जीवन शैली की स्थापना की थी। बात करते हैं दोस्तों औरंगजेब के बाद में अंग्रेजों का शासनकाल और अधिक बढ़ गया। औरंगजेब से ही जो है मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। बात करते हैं शाहजहां की। दोस्तों शाहजहां ने जो है सत्यापत्ति कला सर्वाधिक किसके शासनकाल में अच्छी रही है? हमारी शाहजहां जी के कार्यकाल में रही थी। दोस्तों ताजमहल का निर्माण आगरे में, ताजमहल का निर्माण दिल्ली में, लाल किले का निर्माण ये सब किसने कराया? दोस्तों ये हमारे शाहजहां जी ने करवाया था। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में कहाँ पर हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा अमृतसर कब हुआ था? हमारा 13 अप्रैल एग्जैक्ट डेट भी कभी कोई पूछ लेता है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। राइट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया बौद्ध परिषद किसके कारण बौद्ध धर्म अंततः दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया हुआ हमारा कह रहा है कि वैशाली में, और ऑप्शन बी में दे रखा है हमारा कह रहा है कि पाटलिपुत्र में, और ऑप्शन सी में दे रखा है हमारा राजगृह में, और ऑप्शन डी में दे रखा है कश्मीर में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कश्मीर में जो है कश्मीर में जो हमारी कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कौन सी? चौथी बौद्ध संगति हुई थी पहली ईस्वी में। ये कुंडलवन कश्मीर में जो है बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित हो गया। जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि जो है वैशाली में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? ये हमारी द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति हमारी वैशाली में हुई थी। ये कब हुई थी? ये हमारी 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कब? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और पाटलिपुत्र की बात करते हैं दोस्तों,
पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और ये कब हुई थी दोस्तों? ये हमारी हुई थी 250 ईसा पूर्व या कहीं के 251 ईसा पूर्व देखने को मिलेगा। और बात करते हैं राजगृह की दोस्तों। राजगृह में जो है ये हमारी पहली बौद्ध संगति हुई थी। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? हमारी राजगृह वैशाली में हुई थी। राजगृह वैशाली में हुई थी। ये कब हुई थी? ये हमारी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमने कल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे कल भी बताए थे और आज भी बताएं। दोस्तों ये हमारी कल के एग्जाम में भी हमारे बौद्ध संगति से एक प्रश्न था और आज भी बौद्ध संगति से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, जिससे पता चलता है कि बौद्ध संगतियाँ भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाली हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा संघनन जल करा कि संघनन जल चक्र की एक प्रक्रिया है। संघनन के बारे में कौन सा कथन सही है? दोस्तों संघनन जो है वाष्प अवस्था द्रव अवस्था में वाष्प अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, क्या कहते हैं? संघनन कहलाता है। वाष्प अवस्था ये द्रव में बदल जाती है, क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजन किया जाना निर्धारित है? ये दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जाना निर्धारित है। दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारे फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। यहाँ दोस्तों ये हमारा चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग है। टोक्यो की राजधानी जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया कर निम्नलिखित कर भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में पहली बार कब 400 बिलियन डॉलर के स्तर को पार किया गया? दोस्तों ये हमारा सितंबर 2017 में भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में पहली बार 400 बिलियन डॉलर के पार पहुंचा दिया गया था। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखकर निम्नलिखित में से किस अवस्था में सोडियम की कमी हो सकती है? किस अवस्था में सोडियम की कमी हो सकती है? ऑप्शन ए में देकर दस्त या डायरिया में जो है सोडियम की कमी हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर उच्च रक्तचाप की बात हुई है, जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और निम्न रक्तचाप हाइपोटेंशन, निम्न को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन। दोस्तों इसमें मरीज को नमक की मात्रा मतलब सोडियम की मात्रा दी जाती है, नमक की मात्रा दी जाती है। और जब जिसको जो है उच्च रक्तचाप होता है उसको जो है नमक की मात्रा नहीं दी जाती है, उसको नमक की मात्रा बहुत कम दी जाती है, अन्यथा उसका ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न हमारा लग रहा है कि एंथ्रेक्स के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? दोस्तों एंथ्रेक्स के टीके की खोज लुईस पास्चर जी ने की थी। किसने की थी? लुईस पास्चर जी ने की थी। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर देख रहा है प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है? प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है? आपसे देख रहा है सचिन तेंदुलकर। कौन है? सचिन तेंदुलकर जो है ये प्लेइंग इट माई वे के लेखक हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को अभी हमने बताया कि जो है सचिन तेंदुलकर जी है इन्हें सन 2014 में भारत रत्न से नवाजा गया। भारत रत्न से नवाजा गया। दोस्तों भारत रत्न के प्राप्तकर्ता सबसे कम उम्र के कौन थे? भारत रत्न के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन थे? हमारे सचिन तेंदुलकर जी। इन्होंने सन 2014 में जो है भारत रत्न प्राप्त किया था। ये जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। इससे सेकंड नंबर का कौन होता है? पद्म विभूषण होता है। फर्स्ट पर होता है भारत रत्न और सेकंड पर होता है हमारा पद्म विभूषण। कौन सा है? पद्म विभूषण होता है। पद्म विभूषण होता है और विभूषण होता है। और थर्ड पर होता है पद्म भूषण होता है। कौन सा थर्ड पर होता है? हमारा पद्म भूषण होता है। दोस्तों ये हमारे क्रम जो है भूषण होता है। पहला हमारा भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण और थर्ड नंबर पर पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? रबी की फसल की कटाई कब होती है? दोस्तों रबी की फसल की कटाई हमारी मार्च और जून के महीने में की जाती है। मार्च और अप्रैल के महीने में रबी की फसलों की कटाई पूर्णतः कर ली जाती है। दोस्तों रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? दोस्तों रबी की फसलों की बुआई हमारी नवंबर से दिसंबर के महीने में रबी की फसल की बुआई की जाती है। किस महीने में? नवंबर से दिसंबर के महीने में हमारी किसकी? रबी की फसलों की बुआई कर दी जाती है। और यहाँ पर दिया गया जुलाई अगस्त
दोस्तों जुलाई अगस्त की बात करते हैं। दोस्तों जून जुलाई के महीने, जुलाई अगस्त के महीने में हमारी, जुलाई के महीने में बात करते हैं दोस्तों, जुलाई और अगस्त के महीने में बात करते हैं तो इस महीने में जो है खरीफ की फसल को लगाया जाता है। जुलाई और अगस्त के महीने में हमारी खरीफ की फसल को लगाया जाता है। किसकी फसल को? खरीफ की फसल को लगाया जाता है। खरीफ की फसल को लगाया जाता है और ये हमारी अक्टूबर और नवंबर के महीने में काट ली जाती है। कब? अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो है हमारी खरीफ की फसल काट ली जाती है। और आप सभी को पता है रबी की फसल हमें नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न अगर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में देख, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये हमारे सभी लोगों के लिए एग्जाम के लिए होने वाला है। कह निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर किसी राज्य की विधानसभा परिषद कभी भंग नहीं होती है, एकदम हमारा सही है। किसी राज्य की विधानसभा करा की 5 साल बाद भंग जाती है, हमारी गलत। करा किसी विधानसभा की परिषद की को राज्यपाल किसी राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, ये गलत हमारा। किसी राज्य की विधान परिषद 6 वर्ष के बाद भंग हो जाती है, हमारा एकदम गलत है। दोस्तों राज्यसभा हमारी विधान परिषद कभी भंग नहीं होती है। दोस्तों विधान परिषद के सदस्यों का काल, विधान परिषद के सदस्यों का काल, ये कार्यकाल हमारा 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष के बाद ये हटा दिए जाते हैं। लेकिन जो है प्रत्येक 2 वर्षों के बाद, प्रत्येक 2 वर्षों के बाद जो है, प्रत्येक 2 वर्षों के बाद जो है 1/3 सदस्यों को क्या किया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। प्रत्येक जो है 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों को बाहर कर दिया जाता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल पूछता है तो ये 6 वर्ष होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल ये हमारा 6 वर्ष होता है। विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया करा कि निम्नलिखित में से भारतीय इतिहासकार 2019 में करा इजराइल का प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार प्राप्त किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संजय सुब्रमण्यम जी को जो है सन 2019 में इजराइल का प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार प्रदान किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य को राज्यसभा की अधिकतम सीटें आवंटित की गई हैं? तो दोस्तों जैसा कि हमने आप सभी को अभी पहले ही बता रखा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा और राज्यसभा एवं विधान परिषद और विधानसभा की सीटें सर्वाधिक हैं। अभी आप सभी को बता विधानसभा की सीटें कितनी है? विधानसभा की 403 सीटें हैं। और विधान परिषद की बात करते हैं दोस्तों, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। और बात करते हैं लोकसभा की दोस्तों, लोकसभा की हमारे यहाँ 80 सीटें हैं। और राज्यसभा की बात करते हैं दोस्तों, राज्यसभा की हमारे यहाँ कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की हमारी यहाँ 31 सीटें हैं। सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद सभी की सीटें सर्वाधिक हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ। दोस्तों उत्तर प्रदेश के एग्जाम से ये हमारे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पॉलिटी से हमारे कितने प्रश्न हो गए दोस्तों? यहाँ पर राज्यसभा और विधानसभा के बारे में आपसे से यहाँ पर राज्यसभा की सीटें पूछी थी, वहाँ विधानसभा की पूछी थी। यहाँ राज्यसभा की पूछी थी, वहाँ विधानसभा की पूछी थी। ये पॉलिटी से 2 प्रश्न हो गए। और आप सभी को अभी एक पॉलिटी का प्रश्न बताया, और एक पॉलिटी का प्रश्न अभी हमने बताया कि जो है विधान परिषद को कब भंग किया जा सकता है। तो विधान परिषद को दोस्तों कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और 1/6 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद रिटायर होते रहते हैं। तो दोस्तों तीन प्रश्न हम आप सभी को पॉलिटी से देखने को मिले हैं। और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न यह करा कि प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? दोस्तों प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर ये जो है कहाँ स्थित है? ये हमारा असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर स्थित है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश में क्या क्या स्थित है दोस्तों? ये हमारा आगरे का ताजमहल फतेहपुर सीकरी में जो है क्या है? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। और बात करते हैं दोस्तों इमामबाड़ा, आप सभी को लखनऊ में देखने को मिलेगा, सब उत्तर प्रदेश में है। और इसी तरह से आप सभी को उत्तर प्रदेश में काफ़ी दार्शनिक स्थान देखने को मिलेंगे। पश्चिम बंगाल की बात करें दोस्तों, सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में क्या आता है?
गुजरात की बात करते हैं दोस्तों, गुजरात में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। दोस्तों गोवा के जो है, गोवा में प्रति व्यक्ति की आय सर्वाधिक है। राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं आखिरी और लास्ट क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है? आखिरी क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर का है। कह रहा है कि अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत की FDI नीति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इक्विटी 100 FDI की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मल्टी मॉडल उत्पाद खुदरा मूल्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। और आप सभी को यदि हमारी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। और यदि आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। और यदि आप सभी को क्लास में कोई डाउट है तो उसका आंसर, उस प्रश्न को आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आप सभी को क्लास अच्छी लग रही है तो एक क्लास कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों कल फिर मिलेंगे सुबह 7:30 बजे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।